हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे आमेर का इतिहास। आमेर के इतिहास में हमने जयपुर की स्थापना के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपको फिर से इतना रिपीट करवा देता हूँ। जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 में हुई थी। जयपुर की नींव किसने रखी? पंडित जगन्नाथ ने। जयपुर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, जो बंगाल से था। ये समकोण पर बसा हुआ शहर है। समकोण जैसे इसमें सड़कें हमेशा ऐसे समकोण पर बसा हुआ शहर है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है राजस्थान में, उसी प्रकार से समकोण पर बसा हुआ शहर है, इसलिए इसे 9 चौकड़ियों का शहर भी कहते हैं। सर्वप्रथम जयपुर नगर या जयपुर की जानकारी है वो बुद्धि विलास से मिलती है। बुद्धि विलास किसने लिखा है? ये बख्त राम ने लिखा है। और आमेर, इस जयपुर से पहले राजधानी आमेर थी। आमेर 1207 से में बनी थी। पुजुन कोकिल देव ने बनाया था आमेर को राजधानी। उसके बाद में 1727 तक आमेर राजधानी रहेगी। 1727 के बाद सवाई जयसिंह ने जयपुर को राजधानी बनाया। आमेर राजधानी 520 वर्ष रही। सत्यनारायण कमेटी के तहत जयपुर को राजधानी बनाई गई थी। इसके आगे आपको मैंने बताया था कि जयपुर को विश्व विरासत सूची में लिया गया 43वें सत्र में। तो अभी 2019 में मिला है इसको 6 जुलाई 2 मिनट रुको, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। 6 जुलाई 2019 को 43वें सत्र में से विश्व विरासत में मिला लिया गया। और याद रखना, अहमदाबाद के बाद राजस्थान में जयपुर ही ऐसा शहर है जिसको इस सूची में शामिल किया गया है। सर्वप्रथम अहमदाबाद को इसमें मिलाया गया था। अहमदाबाद के बाद दूसरा शहर है जयपुर, जिसको इस सूची में मिलाया गया है। इस सूची में मिलाने के लिए टोटल 21 देशों में से 16 देशों ने समर्थन किया कि जयपुर को विश्व विरासत में मिला लिया जाए। और अगर पूछे आधुनिक जयपुर का वास्तुकार या निर्माता कौन है, तो आधुनिक जयपुर का निर्माता है मिर्जा इस्माइल। इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जयपुर के चारों तरफ किलेबंदी की थी। इन्होंने उसे हटाकर जयपुर का विस्तार किया था, इसलिए इन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता कहते हैं। इनके नाम पर जयपुर में एक एमआई रोड भी है। आधुनिक जयपुर का निर्माता है, इनके नाम पर एक जयपुर में एमआई रोड भी है। फिर सवाई जयसिंह के बारे में उसके बाद में आएगा हुरडा सम्मेलन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था। तो हुरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734 हुरडा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? भीलवाड़ा में। हुरडा सम्मेलन के आयोजनकर्ता कौन थे? ये सवाई जयसिंह के समय हुआ, इसलिए इन्होंने इसका आयोजन किया था। इसके आयोजनकर्ता थे सवाई जयसिंह। इसके पहले अध्यक्ष बने थे जो
उसमें मेवाड़ के शासक थे संग्राम सिंह दित्ते। संग्राम सिंह दित्ते, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए इनके बाद में एक नए अध्यक्ष बनेंगे इनके पुत्र जगत सिंह दित्ते। तो इसलिए इन्हें पूर्व में अध्यक्ष कहेंगे। ये फिर नए अध्यक्ष बने। ये मराठों से बचने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी कि सब राजपूत मिलकर मराठों का दमन करेंगे। राजस्थान में सभी राजपूत सिर्फ 2 ही बार एक हुए। एक तो जब पातिपर्वन, राणा सांगा ने पातिपर्वन भेजा था कि मैं दुश्मनों को देश से बाहर निकालने जा रहा हूँ, तब सांगा का साथ देने के लिए पूरा राजस्थान एक हुआ था। दूसरी बार हुरडा सम्मेलन हुआ, तब पूरा राजपूताना एक हुआ, या पूरा राजस्थान के सभी शासक थे वे एक हुए। हुरडा सम्मेलन में कौन कौन व्यक्ति आए, कहाँ से? तो इसमें जोधपुर से आया था अभय सिंह। इसमें राजस्थान के लगभग सभी शासक आए थे। बीकानेर से आया था जोरावर सिंह। बीकानेर से जोरावर सिंह। किशनगढ़ से राज सिंह। या रूप सिंह। नागौर से था बख्त सिंह। कोटा से था दुर्जन साल। और बूंदी से था दलेल सिंह। करौली से था गोपाल दास। ये मीटिंग हुई थी इनकी, हुरडा सम्मेलन। वर्षा की, उस समय वर्षा की वजह से ये कोटा में हुई थी। कोटा के रामपुरा गांव में इकट्ठा होने की उन्होंने योजना बनाई, लेकिन वो योजना भी फेल हो गई, कोई वहाँ पे शासक नहीं आया। इसलिए हुरडा सम्मेलन के बारे में इतना ही है, ये लिख लो आप। वर्षा के कारण कोटा के रामपुरा गांव में योजना बनाई, क्योंकि उस समय वर्षा हो रही थी। उन्होंने कहा कि इस समय नदियाँ वो उफान पर हैं और हम जो मराठा थे वो गुजरात की तरफ थे, उन पर आक्रमण नहीं कर सकते। तो वर्षा के डटने का इंतज़ार कर रहे थे कि वर्षा के बाद कोटा के रामपुरा गांव में सब राजा अपनी सेना लेकर इकट्ठा होंगे। लेकिन ये संग्राम सिंह दित्ते था, इसकी हो गई थी मृत्यु। उसके बाद में जगत सिंह था, उतने योग्य शासक नहीं था, इसलिए वो बात नहीं रही। फिर स्वाय जय सिंह के बारे में, इन्होंने मराठों के आक्रमण से इसने बचने के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, नाहरगढ़, जो जयपुर में है नाहरगढ़, बस सुदर्शनगढ़। सुदर्शनगढ़ कब करवाया था इसने? 1734 ईस्वी में, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए। इन्होंने वेधशाला भी बनाई थी जयपुर में, उन्हें देख लेते हैं। वेधशाला कब से कब बनवाई थी इसने? 1718 से 1734 के मध्य बनवाई थी। 5 वेधशालाएं हैं इसकी, याद रखना। पहली है दिल्ली में,
दिल्ली वेधशाला। दिल्ली वेधशाला सबसे पुरानी है। दिल्ली वेधशाला सबसे पुरानी वेधशाला। फिर दूसरी है जयपुर। जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला। इसकी ऊंचाई है 90 फीट और इसकी चौड़ाई है 170 फीट। ये जंतर मंतर की बात हो रही है। इसको 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था इसको। इसमें एक ऊंचाई मापने का यंत्र लगा हुआ है जिसका नाम है राम यंत्र। ऊंचाई मापने का यंत्र राम यंत्र। यहाँ सबसे बड़ी घड़ी है जिसका नाम है सम्राट घड़ी। सबसे घड़ी है जिसका नाम है सम्राट घड़ी। फिर तीसरी वेधशाला बनाई थी इन्होंने मथुरा में। ये वर्तमान में नहीं है। फिर चौथी वेधशाला बनाई थी इन्होंने उज्जैन और पांचवी बनाई थी वाराणसी। वाराणसी बनारस में। याद रखना दोस्तों, इसने वेधशालाएं बनाई थी। दिल्ली में सबसे पुरानी वेधशाला है। जयपुर में सबसे बड़ी वेधशाला है जिसको 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ऊंचाई मापने का यंत्र राम यंत्र और सबसे बड़ी घड़ी सम्राट घड़ी। मथुरा में है वेधशाला जो वर्तमान में बंद है, नहीं है वर्तमान में। उज्जैन और वाराणसी। इन्होंने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई गई थी। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई। इस सारणी का नाम उसमें बादशाह मोहम्मद शाह, उनके नाम पर इसका नाम रखा था जी मोहम्मद शाही। इस सारणी का नाम बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर जी मोहम्मद शाही नाम रखा। जी मोहम्मद शाही ये 1733 में प्रकाशित हुई थी। 1725 में बनी थी, 1733 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। ये इनके अंतिम समय में
ये अंतिम सम्राट था जय सिंह। स्वजय सिंह अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। किसकी देखरेख में करवाया? पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में करवाया। इसमें एक घोड़ा होता है जिसको छोड़ दिया जाता है कि वह कहाँ पर जाके रुकेगा। तो वह घोड़ा कुंभणी नागौर में पड़ता है। कुंभणी नागौर के राजपूतों ने वहाँ पर इसको पकड़ लिया। फिर स्वजय सिंह ने छुड़वा कर लाए थे इस घोड़े को। इसमें घोड़ा होता है जिसको दौड़ाया जाता है कि वह कहाँ पर वह जहाँ जहाँ से जाएगा वह राज्य उसी का होगा। सवाई जय सिंह ने जय सिंह कारी का ग्रंथ लिखा था। जय सिंह ने अपने नाम पर जय सिंह कारी का ग्रंथ लिखा। इनके एक दरबारी विद्वान था इनका पंडित जगन्नाथ। जगन्नाथ ने यूनेस्को की रेखा गणित का संस्कृत अनुवाद किया था। यूनेस्को की रेखा गणित का संस्कृत अनुवाद किया। इनके दरबारी विद्वान पुंडरीक, जिनकी देखरेख में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पुंडरीक रत्नाकर ने एक जय सिंह कल्पद्रुम ग्रंथ लिखा था। इन्होंने इनका दरबार विद्वान था पुंडरीक रत्नाकर, जिन्होंने जय सिंह कल्पद्रुम ग्रंथ लिखा था जिसमें समाज की राजनीतिक जो घटनाएं होती हैं उसको इसमें समाज की राजनीतिक घटनाओं को दर्शाया गया था। समाज की जो भी राजनीतिक घटनाएं होती हैं घटनाओं को दर्शाया। फिर स्वजय सिंह ने हरमाड़े से नहर बनवाई थी। इनके समय तोप ढालने का यंत्र बनाया गया था और जयबाण तोप भी इन्होंने बनाई थी। जयगढ़ दुर्ग में जयपुर, कोई पूछे तो कहाँ पर है जयगढ़ दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग में तोप डालने का यंत्र बनाया। जयबाण तोप का निर्माण करवाया। जयबाण तोप बनाई। इन्होंने भी सती प्रथा को समाप्त करने का इन्होंने प्रयत्न किया था। सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया।
गुरु कौन थे? एक तो पंडित रत्नाकर जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक जगन्नाथ। के गुरु पुंडरीक रत्नाकर और जगन्नाथ। स्वाई जयसिंह की मृत्यु 1 सितंबर 1743 को हुई। इसके बाद में नेक्स्ट शासक आएगा ईश्वर सिंह। इनके समय उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था अपने भाई के साथ। मैंने आपको पहले बताया था, इसमें इन्होंने मेवाड़ के राजा से वादा किया था कि उनका पुत्र ही राजा बनेगा, माधो सिंह। लेकिन ईश्वर सिंह इनका बड़ा पुत्र था, तो बड़ा पुत्र होने के नाते ये राजा बनना चाहता था, इसलिए इन दोनों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुआ, ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने ईश्वर सिंह को राजा बना दिया, पहले बना दिया मोहम्मद शाह ने राजा बना दिया ईश्वर सिंह को। इनके इसमें उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था, 2 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था राजमहल का युद्ध। राजमहल ये टोंक में है। कब हुआ था? 1 मार्च 1747 को। ईश्वर सिंह की इसमें विजय हुई थी। और इन्होंने किस निर्माण करवाया था? सरगासूली का, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने निर्माण करवाया था सरगासूली, जैसे इसरलाट। कब करवाया? 1749 इसरलाट का निर्माण करवाया। इसमें 7 खंड है, देखना 7 मंजिला नहीं है, इसमें 7 खंड है। इसमें 7 खंड बने हैं। इसका जो राजशिल्पी था वह गणेश खान के नक्शे के आधारित है। राजशिल्पी गणेश खान के नक्शे के आधार पर बनाया गया। कहाँ पर बनी है ये? जयपुर के त्रिपोलिया बाजार के पीछे आतिश बाजार की दुकानों के ऊपर बनी है। त्रिपोलिया बाजार के पीछे आतिश बाजार की दुकानों के ऊपर बनी है। ईश्वर सिंह का सेनापति था, उसका क्या नाम था? हरगोविंद सिंह। हरगोविंद नाटानी। इनके सेनापति का नाम था हरगिंद नोटानी। इनके इसमें एक और युद्ध हुआ, दूसरा उत्तराधिकारी युद्ध था। माधो सिंह ने इन पर फिर से आक्रमण किया। उत्तराधिकारी युद्ध था दूसरा, इसका नाम था बगरू का युद्ध। इसमें ईश्वर सिंह
की हार हो गई। ये युद्ध हुआ था 1748 में। किन किन के मध्य? वही दोनों, ईश्वर सिंह माधो सिंह। इसमें ईश्वर सिंह का साथ दिया था जो जाट शासक था, सूरजमल जाट, भरतपुर का। सूरजमल जाट ने इसका सहयोग दिया, लेकिन जीत किसकी हुई? माधो सिंह की। मराठा, जब मराठों से चौथ वसूल, वैसे पूछा जाए कि चौथ वसूली कर कौन वसूलते थे, तो चौथ वसूली कर मराठा वसूलते थे। तो मराठाओं के चौथ वसूली कर से का डर से उन शर्त के अनुसार उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए, वह उनको नहीं दे पाए। तो मराठा का राव होलकर जब इनसे चौथ वसूली कर लेने आया, तो इन्होंने डर के मारे इस सरलाट के ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस सरलाट से कूदकर आत्महत्या की। इनकी जो छतरी है वो इस सरलाट के नज़दीक ही बनी है। वैसे जयपुर के कछुआओं की छतरियाँ कहाँ पर है? इनकी छतरियाँ ईश्वर सिंह को छोड़कर सभी की छतरियाँ गेटौर में बनी है। ईश्वर सिंह को छोड़कर सभी कछुआ राजाओं की छतरियाँ गेटौर में है। पूछ लेते हैं कि कौन से मराठा की छतरियाँ कहाँ पे थी, कछुआओं की छतरियाँ कहाँ पे थी? तो इनकी छतरियाँ थी गेटौर में। वैसे आपको बता दूं कि बीकानेर के जो राठौड़ थे, बीकानेर के राठौड़ की छतरियाँ कहाँ पर है? देवी कुंड। मैंने देखी भी है देवकुंड की छतरियाँ। जैसलमेर की छतरियाँ हैं बड़ा बाग। जैसलमेर के राजाओं की छतरियाँ बड़ा बाग। मेवाड़ के महाराणाओं की छतरियाँ आड़ में। और कोटा के हाड़ा चौहानों की छतरियाँ छारबाग। हाड़ा चौहानों की छतरियाँ कहाँ पे है? छारबाग। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।